बताता है अपने एनर्जी, अपने को एन क्वांटम नंबर बताता है। हाँ जी करते हैं। हाँ जी, तो कल अपनों ने किया था, एक मिनट, हाँ तो कल अपनों ने रेडियस देखी थी, अलग अलग कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और आयनिक रेडियस, है ना। तो अभी आवाज आ रही है सभी को? उसके बाद में लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। कल अपने वो किया था कि कौन कौन से अपने पास में रेडियस थी, एक्सेप्शन कौन सी ये, अच्छा डी ब्लॉक की एक्सेप्शन थी कि अपने पास केम से लेके मैग्नीज तक जेड इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। उसके बाद जेड इफेक्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, तो साइज अपने पास में क्या रहता है, सेम रहता है। और उसके बाद में जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है तो वहां पे साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वो एक ओनली डी ब्लॉक में ही था, तो वो एक्सेप्शन था उसके, और कुछ नहीं। उसके बाद लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, एलिमेंट्स आएंगे। तो एफ ब्लॉक के हिसाब से अपने पास में देखो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब ऐसे मान के चलो आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो उनका ये होता है ना कि NS2 N-1 D0 से 1 होता है, और N-2 F1 to 14 होता है। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है सभी को और विजिबल है ना सभी को? ये अपने पास में क्या था, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन कौन से ऑर्बिट में आता है अपने पास, ऑर्बिटल में N-2 F में। इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में आएगा, N-2 F में आएगा। तो म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इज ऑफ F ऑर्बिटल। तो इसलिए अपने पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था अपने पास, रिपल्सन बेसिकली। देखो अपने पास में ऐसा कुछ एलिमेंट्स था, मतलब मान लेते हैं कोई एटम है, एटम के बाहर ऐसा कुछ अपने पास में, तो ये बाहर की ऑर्बिट है, ये एन वाला ऑर्बिट है, ये एन वाला सबसे बाहर वाला, फिर ये N-1 फिर N-2। तो N-2 ऑर्बिट में अपने पास में क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। F इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, N-2 में आएगा। F-2 N इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अपने क्या निकाल रहे, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे थे, तो उसके लिए देखा जाए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होगा इसके हिसाब से, तो क्योंकि इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा ना, क्योंकि पास में नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में नहीं है, तो इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा। तो म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब उनके आपस में स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, इसलिए उनके एक, हाँ वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट अपने पास में क्या आता है, बहुत कम आता है। बिकॉज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल। एक तो क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, एक N-2 में आता है अपने पास में, तो वैसे ही बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में क्या हो गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम आता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन सा, सिग्मा कम आता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम आता है अपने पास में। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +1 in lanthanoids and actinoids atomic size of these elements
slightly decreases, it known as the lengthened contraction. Its effect is also observed in the 5D transition. मतलब बेसिकली क्या था, अपने पास में जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो ज्यादा होगा ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो मतलब अभी देखा था ऊपर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी अगर सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो, है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू अपने पास में क्या आती है, कम आती है ड्यू टू लेंथ। एक तो क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं होती, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है फॉरबाइटली की, और थोड़ा वो अंदर भी होता है, -2 सेल में होता है, तो वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज क्या आता है, ज्यादा आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है अपने पास में तो साइज क्या हो जाता है अपने पास में, छोटा हो जाता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं इसको, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लैंथेनोइड में से क्या आता है कि साइज छोटा हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ओनली लैंथेनोइड्स के अंदर ही होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रेडियस ऑफ 3D की सबसे कम, फिर 4D, फिर 5D, एक्सेप्ट थर्ड बी, एक्सेप्ट थर्ड बी, ठीक है। और थर्ड बी में अपने पास में देखो ये होता है, देखो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ आपको, वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ जी अभी स्क्रीन सही है। हाँ जी, इसमें देखो पीरियोडिक टेबल में अपने पास में क्या था, ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो ये स्केडियम, ये अपने पास में इथेरियम, उसके बाद में नीचे आता है लेंथेनाइड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 57 पर, तो क्या होता है, आप खुद लेंथनम होता है ना। 57 पे क्या होता है, ये दिख नहीं रहा, दूसरा करता हूं। 57 पे क्या होता है, खुद लेंथनम होता है, एल होता है ना। तो उसके बाद में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब यहां तक तो कोई एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं था ना। उसके बाद में क्या आएंगे यहाँ पर, इस मतलब इस गैप में मान लो यहाँ पे अपने पास में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, तो इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में ही कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। तो इसका साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो वैसे टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, मतलब नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होना चाहिए था, पर यहां तक इंक्रीज होता है, मतलब इन दोनों का तो इंक्रीज होता है, उसके बाद में लगभग सेम आ जाता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, उसके कारण से वो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम लगता है, और उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो इनका जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है, और उसके बाद में सारे एलिमेंट्स का, मतलब ये सारे एलिमेंट्स का इनका साइज ये नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ में पूरा क्या होता है, लगभग सेम रहता है, मतलब ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। ध्यान रखना इस फर्स्ट रो में, थर्ड बी में कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि साइज इक्वल रहेगा, कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले लेंथेनोइड्स नहीं आते, इससे पहले क्या आते हैं, लेंथेनोइड्स नहीं आते। तो यहाँ पे स्केडियम, ड्यूटेरियम और लेंथेनम का साइज क्या रहता है, इंक्रीज होता है, रेगुलरली इंक्रीज होता है, मतलब वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीज नहीं होगा। हाँ रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक मिनट दोबारा से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपके पास में क्या आएगा, लेंथनम आएगा, आएगा ना, लेंथनम आएगा, यहाँ पे एक्टिनियम आएगा, मतलब ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे लिखे वैसे यहाँ पे ये दोनों ग्रुप यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखो लेंथनम के बाद में ये लेंथेनॉइड्स कहाँ पे आएंगे, ये सारे लेंथेनॉइड्स 14 लेंथेनॉइड्स अपने पास में कहाँ पे आएंगे, इस लेंथनम और हाफनियम के बीच में आएंगे, यहीं पे आता है ना, इन दोनों के बीच में आते हैं लेंथनम और हाफनियम के डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, बताया था कि सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से आते हैं, थर्ड ग्रुप में आते हैं। तो
उनके बीच में आएगा, तो उसके मतलब ये आने के बाद में ही तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा ना, मतलब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो लेंथनम के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, इनमें आते हैं, तो वहां से अपने पास में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो देखो अपने पास में लेंथनम हाफनियम के बीच में यहाँ पे अपने पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, और उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो हाफनियम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद आएगा, इनका साइज छोटा हो रहा है, 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 और उसके बाद में देखा जाए तो इसका साइज भी छोटा होगा। तो हाफनियम का साइज क्या लगभग ऊपर वाले एलिमेंट आता है, जर्कोनियम के साथ में सेम आता है, इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। तो अपने क्या बोल देते हैं कि किसके कारण आया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आया, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो थर्ड ग्रुप होता है इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, उसके बाद में फोर्थ से लेके 12 तक अपने पास में ये अपने पास में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे अपने पास में लेंथेनॉइड्स आते हैं तो उनका इफेक्ट पड़ता है ना। तो इस थर्ड, बस इतना ध्यान रखना कि थर्ड ग्रुप में कोई भी अपने पास में नहीं लगेगा इफेक्ट, इसका थर्ड ग्रुप में कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तभी वो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लगेगा। और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे नॉर्मली साइज इंक्रीज होता है, पर इसका साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा इतना, और लगभग ऊपर वाले के साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ब्लॉक में, ठीक है, समझ गए। तो ये अपने पास में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, तो इसको उधर चलते हैं अपने। तो यहां से ये अपने पास में क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखो इनका साइज लगभग सेम आता है, इक्वल ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या रहता है, लगभग साइज सेम रहता है। तो 3D और 4D और 5D, 4D और 5D का साइज क्या रहता है, लगभग सेम रहता है, एक्सेप्ट थर्ड बी। थर्ड बी मतलब थर्ड ग्रुप के कारण, थर्ड ग्रुप में क्या रहता है, वहां पर लेंथेनॉइड्स नहीं आते, इसलिए उसका साइज क्या रहता है, कौन इंक्रीज होगा। मतलब थर्ड बी के लिए आप अगर लिखना चाहो तो आपके पास में ऐसा लिख लेना ऑर्डर इसका, पहले 3D, फिर बाद में 4D, और फिर बाद में 5D। मतलब उसमें इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना थर्ड बी में, क्योंकि उससे पहले लेंथनोड्स नहीं आते, उसके बाद में लेंथनोड्स आने स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है जी, आगे करते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको डीडी कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, आगे देखो। इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को अपने आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीडी कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ठीक है लिख लेना वो, डीडी कॉन्ट्रैक्शन ही बोल देते हैं इसको। डी का मतलब कि अपने पास में डी ऑर्बिटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां पे आते हैं, डी ऑर्बिटल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डी ऑर्बिटल में भी अपने पास कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो उसको बोलते हैं डीडी कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है देखो, अब देखो टॉप टू बॉटम जाने अपने पास में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ना, होता ना। तो यहां पे क्या होगा, जो डी ब्लॉक के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये बोरॉन हो गया, यहाँ पे गैलियम आता है, इंडियम आता है ना, ये अपने पास में ये जो एलिमेंट्स है इनका साइज में इफेक्ट आता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के बाद में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि एफ ब्लॉक के बाद में हाफनियम वगैरह ये एलिमेंट्स आए तो इनके साइज में इफेक्ट पड़ा, वैसे डी ब्लॉक के बाद में ये एलिमेंट्स आते हैं, इनमें साइज इफेक्ट पड़ता है। वही सेम है, मतलब डीडी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, लेंथनोड के सेम जैसे ही होता है। और देखो इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, देखो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय +1 और बट इलेक्ट्रॉन सेंट n-1, तो एग्जैक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बाय द 85%। जैसे कि अपने पास में ये किया था अपनों ने कि जेड इफेक्टिव, जेड तो क्या इंक्रीज होगा, 1 की वैल्यू से इंक्रीज होगा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, तो इसकी जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज होगी। सिग्मा की वैल्यू अपने पास में आपको लिखवाई थी मैंने कि पॉइंट का 3.5 आउटर सेल के लिए, इनर सेल के लिए, पेनल्टीमेट सेल के लिए क्या होता है, पॉइंट का 8.5 होता है, और उससे भी प्री पेनल्टीमेट सेल के लिए क्या होता है, 1 होती है। सिग्मा की वैल्यू लिखवाई थी आपको, तो 1 माइनस में क्या करूंगा, n-1 में आता है इलेक्ट्रॉन, पॉइंट का 8.5 करूंगा। डीडी कॉन्ट्रैक्शन मतलब डी ऑर्बिटल्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है उनको बोलते हैं डीडी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखो
कॉन्ट्रैक्शन हुआ कैसे, उसका रीजन देखो। अपने पास में क्या था कि जेड की वैल्यू तो 1 से इंक्रीज हो रही थी, सिग्मा की वैल्यू 0.85 से इंक्रीज हो रही थी, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव किससे इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, है ना। जेड इफेक्टिव का अगर देखा जाए तो जेड इफेक्टिव किस चीज से इंक्रीज होगा, पॉइंट का 15 से इंक्रीज होगा अपने पास में, होगा ना। जेड इफेक्टिव क्या होगा, पॉइंट का 15 से इंक्रीज होगा। तो उस चीज में अपने पास में वो क्या लग गया, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन लग गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सारी एलिमेंट्स क्या होती है, वो साइज कम होता है एज कम्पेयर, क्योंकि डीडी वहां पे अपने पास में क्या आता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा आता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो उस हिसाब से। उसके बाद में देखो एक मिनट, but electrons enter n-1 d or orbital exert screening effect of n-1 d electrons balance the न्यूक्लियर चार्ज बाय 85%, मतलब पॉइंट के 85 से कम होता है तो 85% से उसको बैलेंस करता है। जेड इफेक्टिव क्या आ गया, पॉइंट का 15 आ गया, पॉइंट का 15 आ गया। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज 0.15, तो सो एटॉमिक साइज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो लगभग सेम रहता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है अपने पास में। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये साइज बड़ा होता है, फिर उसके बाद साइज छोटा छोटा छोटा, लगभग सेम ही रहता है, पर उतना ज्यादा मतलब, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखाई देता है अपने को गैलियम में। गैलियम में क्या होता है, ये स्केडियम से चला यहाँ तक साइज कम हो रहा था, मतलब थोड़ा सा लगभग सेम रह रहा था, जैसे कि इसमें तो थोड़ा एक्सेप्शन भी आता है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है, फिर सेम रहता है, फिर थोड़ा इंक्रीज होता है, पर गैलियम का साइज ना इनके कंपेरेटिवली तो थोड़ा डिक्रीज हो ही गया, तो ऊपर वाले के लगभग सेम ही वैल्यू आती है, ऊपर वाले की वैल्यू क्या आती है, लगभग सेम आती है। जैसे अपने पास में साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप एंगस्ट्रॉम में है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1.44 एंगस्ट्रॉम इसका साइज, इसका 1.32 एंगस्ट्रॉम, 1.22, 1.17, 1.17, तो लगभग सेम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, और इनका भी लगभग सेम सा ही है, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया वापस से 1.15 के बाद 1.17 आ गया, 1.25 आ गया, और गैलियम का से 1.25, तो ऊपर वाले के लगभग सेम आ गया। वैसे तो टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास में क्या होना चाहिए था। हाँ जी, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कौन से डीडी कॉन्ट्रैक्शन अपने पास में लगा तो कौन से एलिमेंट्स में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो डीडी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट गैलियम पे ज्यादा पड़ता है, कि एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम का साइज इंक्रीज होना चाहिए था, पर इंक्रीज नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, ठीक है। हाँ जी, मेनली गैलियम पे ही होता है, मतलब यहाँ पे भी जैसे 1.41 से 1.50 है, पर वो तो इंक्रीज हो गया, मेनली इफेक्ट गैलियम पे ही आता है। गैलियम में अपने पास में क्या आता है, साइज सेम सा ही रहता है। हाँ जी, गैलियम पे होता है, ठीक है। तो वैसे तो अपने पास लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डीडी कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है ना अपने पास में। हाँ, डिक्रीज होता है, देखो अपने पास में क्या था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको एक एक्सेप्शन था, तो उसके बाद तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे 1.25, 1.22, 1.211, मतलब सभी में डिक्रीज होगा, इसी में देख लो, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, वो तो सारों में डिक्रीज होता ही है लेफ्ट टू राइट जाने पे। इसका साइज ये रहा अपने पास, टेंटेलम का साइज अपने पास 1.34 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि देखो यहाँ पे डी ब्लॉक यहाँ पे 1.62 था, है ना, तो उसके बाद में साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना, पर एफ ब्लॉक के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि 1.32 के लगभग 1.45 हुआ, ये इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, उसके बाद हाफ नियम के यहाँ पे लेंथ साइड, तो हाफ नियम का साइज 1.45 1.44 के लगभग आसपास वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, जैसे इनकी 1.34 1.34, तो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में अपने पास वैल्यू क्या रहती है, लगभग सेम रहती है। और सर यहाँ पे डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में भी लगभग अपने पास वैल्यू क्या रहती है, गैलियम की वैल्यू एल्यूमिनियम के लगभग सेम रहती है।
इंडिया में इंक्रीज क्यों हुआ? क्यों वहां पे इतना वो इफेक्ट लगता नहीं है। वहां पे अगर देखा जाए तो वो मतलब जैसे कि क्या है ना, अपने पास में जो नेचर में स्टडी किया अपने को एलिमेंट्स को, तो गैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली एल्यूमिनियम को सेम मिला अपने को। तो एल्यूमिनियम के सेम मिलने के कारण अपने पास में क्या हुआ कि यार इसका साइज सेम क्यों है, तो उसका रीजन इन्होंने ये बताया कि डी ब्लॉक के कारण वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और इंडिया में देखा जाए तो उतना ज्यादा मतलब 1.41 से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब उतना ज्यादा वैल्यू में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया, है ना। तो अगर ज्यादा बड़ा चेंज आता तब तो कहते कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं लग रहा, बस हल्का फुल्का यहाँ पे भी लग रहा है, पर मेनली इफेक्ट किस पे पड़ता है, गैलियम पे पड़ता है। इसलिए वो इसमें कह देते हैं कि गैलियम पे मेनली इफेक्ट पड़ता है। और लेंथनॉइड्स का इनके सभी पे इफेक्ट पड़ता है, लगभग सेम आती है सभी की वैल्यू यहाँ तक। देखो यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1.41 से 1.44 आ गया, मतलब वो एंड तक जाने तक थोड़ा थोड़ा चेंज होता है इफेक्ट, वैसे लगभग वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो ये अपने पास में डी ब्लॉक डीडी कॉन्ट्रैक्शन मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था, और उसके बाद में अपने पास में एक लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन था। तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन के कारण इफेक्ट कहां कहां पड़ता है, लेंथ नोड्स के कारण तो इस पीरियड्स पूरे में पड़ता है, और डी के कारण गैलियम के साइज में इफेक्ट पड़ता है। किसका? ऐसे तो वो साइज ना, देखो अपने पास में ट्रेंड याद करना है, ट्रेंड में अपने इतना ध्यान रखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। मतलब ओवरऑल मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ, जो एटॉमिक साइज अपन पढ़ा उसमें क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओनली डी ब्लॉक में अपने पास में एक्सेप्शन आता है कि स्केडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज, फिर फेकोनी का इंक्रीज लगभग सेम, फिर कॉपर जिंक का इंक्रीज होता है। उसके बाद में अपने पास में क्या आता है, लेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो 6 पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड के लगभग वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में एक डीडी कॉन्ट्रैक्शन आता है। डीडी कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या रहता है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के लगभग सेम रहता है। बस इतना चीज आपको याद रखनी है। मतलब देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि नेचर में जो चीजें अपने को मिली है उनको स्टडी करके अपना थ्योरी बनाई है, तो वो थ्योरी कई बार ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो अपने उसको मान लेते हैं लगभग सेम है तो ठीक है, और ज्यादा आगे पीछे हो जाती है उसको अपने एक्सेप्शन का नाम देते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नेचर में जो अगर अपने पास में ऐसा कुछ होता है कि पहले अपने थ्योरी बनाते फिर उससे अपने कुछ एलिमेंट्स बनाते, तब तो वो हमेशा सही होते। अब अपने को नेचर में जो एलिमेंट्स मिले उनको स्टडी कर करके बनाते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि जो अपने थ्योरी बनाई वो हमेशा सही हो, तो थोड़ा बहुत कई बार गलत भी हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आता है तो उसको अपने इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा बड़े वैल्यू चेंज आती है तो उसको अपना एक्सेप्शन बोल देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अपने पास में ये केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आगे होता है। मतलब साइज में अगर अपने पास मान लेके चल रहे हैं कि 1.5 आना चाहिए, अगर उसके जगह 1.48 आता है या 1.52 आता है तो क्या दिक्कत है, लगभग तो सेम है ही है, तो उस हिसाब से चलता है। ठीक है, उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनका साइज वगैरह हम देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप समझते हो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वो अपने पास में क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो उसको क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि यहाँ पे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 10 10 10 10 सभी में 10 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी में चेंज है, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, फ्लोरीन में 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12। मतलब इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम है, प्रोटॉन अपने पास में डिफरेंट थे। ए सीरीज ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल व्हिच ईच स्पीशीज कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन से सेम हो, वो आपको पता है। उसके बाद देखो number of protons is increasing, so the effective nuclear charge of the increasing and the atomic size is decrease। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो, प्रोटॉन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अपने पास में क्या था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है अपने पास में, इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है अपने जेड इफेक्टिव, ये सिग्मा ऐसे लिख देता हूँ, जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू तो सभी के लिए सेम होगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लग सभी की वैल्यू सेम ही आएगी। सिग्मा की वैल्यू तो जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अपने पास में, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ जी, 1 मिनट करता हूँ, हैंड राइज कर दो जिसको भी। हाँ जी जतिन। सर सेम होंगे सर, इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होंगे सर सब में? सेम कैसे होंगे, देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर।
उसके ऊपर 3 माइनस किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तभी 3 माइनस आया ऊपर, तो 10 हो गए। यस सर। यस ऑक्सीजन सर। 8 होते हैं तो उसमें 2 माइनस किया तो 8 प्लस 2 10 हो गए। इसके पास 9 होते हैं, 9 प्लस 1 10 हो गए। ठीक है ऐसे। ओके सर। हाँ जी हरजोत। सर नॉन मेडिकल वालों का टाइम टेबल क्या है क्लासेस का? नॉन मेडिकल वालों का आई थिंक केमिस्ट्री क्लास तो 9 to 10 लगती है आपकी, और फिजिक्स, ये आप दीपक सर के नंबर है आपके पास में? नो सर। मैं दीपक सर के नंबर लिख देता हूँ, उनको आप कॉल करके पूछ लेना ना, ओके सर। क्योंकि टाइम टेबल वगैरह वो सब कुछ आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप पर नहीं, सर? नंबर यहीं पे लिख देता हूँ आपको मैं, ये नंबर है, आप नोट कर लो सभी बच्चे। नाइन 8 558 14100, ये नंबर है। तो आपको मतलब कोई भी हो ना, जिसके नेम में कोई करेक्शन करवाना हो, या फिर नाम वगैरह, या फिर अपने टाइम टेबल वगैरह में कोई, या टेस्ट का कुछ भी आपको पता करना हो कि टेस्ट कब है ना, तो उस हिसाब से टाइमिंग वगैरह जो भी, तो आप सर सब व्हाट्सएप सर से पूछ। पर पूछ कर सकते हैं सर? हाँ जी, वो आप जैसे भी कॉल करो या व्हाट्सएप करो, जो आप आपको सुटेबल रखे उस हिसाब से। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। तो देखो आगे, हाँ जी हरजोत। सर कुछ नहीं पूछना है, वो वैसे ही रहेगा था। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी आदित्य। सर मुझे मतलब आधी चीजें समझ नहीं आ रही, मैंने आज ही फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है। अच्छा, तो अभी कुछ नहीं, मतलब आपको आई थिंक वो लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, जो पहले वाली वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस के हिसाब से आप देख लेना एक बार, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक, तो वहां सर से आप। सर फिर जब आप टेस्ट लोगे तो उसमें अगर नंबर कम आए तो? नहीं नहीं, टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, नंबरों की टेंशन मत लो बिल्कुल। सर अब वो ये एक बार वो बता दोगे जो आप कंट्रैक्शन बता रहे थे, लिथियम कंट्रैक्शंस, वो समझ नहीं आया, वो होता क्या है असल में? वो एक्चुअली ना आपको मतलब पहले जेड इफेक्टिव वगैरह वो सारा कुछ पढ़ोगे ना, तब एक्चुअली समझ में आएगा, तो उस चीज के लिए ना ठीक। प्रीवियस लेक्चर सारे देख लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा तो वहां से ना। हाँ जी सर, थैंक यू। तो आगे चलते हैं अपने। तो देखो, बेसिकली अपने पास में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी, जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, सो इफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज एटॉमिक साइज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ चार्ज। तो जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अपने पास में है ना, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनमें देखो चार्ज यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2, तो लेफ्ट टू राइट साइड पे चार्ज क्या और इंक्रीज हो रहा है इन पे, है ना, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है चार्ज अपने पास में, तो जब चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है अपने पास में, इंक्रीज होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि जेड की वैल्यू इंक्रीज होता है ना, प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो साइज तो ऑटोमेटिकली अपने पास में, सॉरी साइज डिक्रीज होता है उल्टा, हाँ जी साइज डिक्रीज होगा चार्ज इंक्रीज होने पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, इसको आप नोट्स में ना ऐसे लिख लेना कि चार्ज जब इंक्रीज होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, तो साइज क्या होगा अपने पास में, डिक्रीज होगा, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो बस ध्यान रखना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। आगे चलते हैं। होता कैसे है बताया तो था ना अभी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन तो सेम है, प्रोटॉन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो उसके कारण अपने पास में साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका कि चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा,
उसके बाद में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये अपने पास में एटॉमिक साइज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया अपनों ने कि क्या कुछ होता है, कहाँ कहाँ पे क्या कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी रेडियस होती है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सारा कुछ ना। अब आते हैं सेकंड चीज अपने पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताई थी मैंने, क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने को, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने को क्या बोलते हैं अपने, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बताया था ना। तो वही सेम यहीं पे होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी डेफिनेशन देखो, ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में से सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब अपने पास में कोई भी एक एटम था उसको आइसोलेट कर लिया, मतलब एक एटम को सिंगल कर लिया, उस सिंगल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने, इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोलते हैं अपने, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम। मतलब अपने पास में जैसे कि ऐसा कुछ होता है ना कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब एक एटम सिंगल होना चाहिए, इसके आसपास कोई भी एटम नहीं, ऐसे नहीं कि कोई एक और एटम उसके साथ अट्रैक्शन में बैठा है या उसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सिंगल एटम मतलब एकदम आइसोलेटेड, इसको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना सिंगल बैठा ना, तो वो वाली चीज तो एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। हाँ डेफिनेशन आप पिछली वाली ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही है। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने को अपने क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो एनर्जी को ही अपने पास में एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी अपने पास में एनर्जी होती है। ये अपने किस में देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे कि आपको बता दूंगा एनर्जी ही एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी अपने पास कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और एनर्जी अपने पास में वैसे है। ठीक है। आगे देखो, एक मिनट, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो एक ही एलिमेंट में से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। एक ही एलिमेंट्स में अपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई भी एक आयरन का मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन है, मतलब आयरन का एक एलिमेंट है, या फिर कोई एम एक एलिमेंट मान लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एम में से अपने पास में कुछ एनर्जी दी उसको E1 है ना, कोई भी एक एनर्जी दी, एनर्जी देने पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे अपने, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर बाद में इसी एम पॉजिटिव में, एम पॉजिटिव बचेगा अपने पास में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने पे पॉजिटिव चार्ज आता ना, एम पॉजिटिव बचा। एम पॉजिटिव मैंने और एनर्जी दी इसको, मतलब और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाने पे अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर M+2 को अपने और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वहां से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। तो अपने पास में क्या आती है, जैसे कि ऐसे सक्सेसिव, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आगे से आगे इंक्रीज होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन, मतलब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी होता है क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल फॉर्म में होना चाहता है वगैरह ना, ऐसा कुछ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज होती है। मतलब ऐसे नहीं होता, हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज होती है। जैसे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, फिर सेकंड, फिर थर्ड अपने पास में, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो उसके बाद आगे देखो,
electrons cannot be removed from solid state of an atom. It has the converted into the gaseous form. Energy required to conversion from solid state to gaseous state is called sublimation. वो तो अपने को पता ही है, जैसे कि अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो कहां से होगा, गैसियस स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव होगा। अगर कोई सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो क्या होगा, अगर उसको अपना एनर्जी प्रोवाइड कराई तो वो पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि सॉलिड से पहले लिक्विड फिर गैस में अपने पास कन्वर्ट होता है, तो पहले गैसियस स्टेट तक कन्वर्ट होगा, फिर बाद में अपने पास में वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो अपने को तो वो चीज नहीं है, अपने को तो सिर्फ कौन सी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करे वही एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो जो सॉलिड से गैसियस स्टेट तक आने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। ये आपने पढ़ा है ना, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट किस में चेंज करें, गैस में चेंज करें, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो वो उसको एनर्जी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे, है ना। उसके बाद में आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट अपने को देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जिसमें हीट रिलीज होती है वो अपने पास में क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्सोथर्मिक की स्पेलिंग EX आता है, मतलब एक तरह से एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक इसका उल्टा, तो वो उसमें हीट गेन करता है ना। तो किसी भी एक रिएक्शन में अगर हीट अपने प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो अपने पास में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो कर सकते हैं अपने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास में क्या आती है, पॉजिटिव आती है। मतलब डेल्टा एच अपने पास में होता है, हीट होती है, जो आपकी मैं एंथैल्पी की बात कर रहा था उसी को बोलते हैं डेल्टा एच। एंथैल्पी को अपने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एच का मतलब यहाँ पे हीट नहीं है, वैसे एंथैल्पी होता है। डेल्टा एच अपने पास में एंथैल्पी होता है, उसको आप थर्मोडायनेमिक्स में अपने अच्छे से पढ़ेंगे, एंथैल्पी क्या कुछ होता है, कैसे कैसे ना। तो इसको आप इसी तरह याद रखो कि रिएक्शंस में अपना हमेशा डेल्टा एच ही देखेंगे। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हीट अपने सिस्टम को या फिर अपने पास में जो रिएक्शंस हो रही है उसको दे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये अपने पास में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें हमेशा क्या करते हैं, हीट अपने प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसको वो क्या हो गया अपने पास में, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी पर, मतलब अपने पास जो एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी जिस फॉर्म में अपने मेजर करते हैं वही एनर्जी की यूनिट अपॉन पर मोल के लिए अपने, कि एक मोल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो पर मोल के लिए अपने एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कितनी एनर्जी अपने पास देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वही इसको इसमें किस में मेजर करें, इसकी यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एटम्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, और मोल में बात करेंगे तो किलो कैलोरी या फिर किलो जूल में बात करेंगे। तो ये अपने पास में क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब अपने पास में एक ही एलिमेंट को आगे से आगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कंटिन्यूसली, मतलब पहला निकाला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड की, मतलब जैसे थर्ड की में से ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, अगर फोर्थ आता फोर्थ की उससे भी ज्यादा होती है ना, तैसे। और ये अपने पास में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब इसमें हीट अपने को प्रोवाइड करानी पड़ती है, रिलीज नहीं होती यहाँ पे। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर मोल होती है, या फिर किलो जूल पर मोल होती है, या फिर एटम से बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। तो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, समझ गए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, कर सकते हो फाइंड। हाँ जी प्रणव। सर फिर जो मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल है सबसे इजी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना एफ सब सेल में से होगा। एफ सब सेल में से नहीं, मतलब अपने ऐसे बात कर सकते हैं कि जो स्टेबल होना चाहते हैं ना, जैसे कि सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा ना, क्योंकि वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। यस सर। तो वो जो स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब जिसका बाद में मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लूज करेगा ना, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बाद में। नहीं मान लो कोई सर स्टेबल है मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई नियॉन ले लो कोई भी है मतलब वो उसको डोनेट हमने करेगा नहीं। नहीं मतलब उसको हमने अनस्टेबल करना है मतलब एनर्जी प्रोवाइड करके आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करके। तो हाँ, मतलब सबसे मतलब डिफिकल्ट कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना वाला कौन से सब सेल में से।
सब सेल में से नहीं, अपने वो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि जैसे कि अगर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल है पहले से। उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे अपने पास, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है, आपको पहले यस पता सर, होगा। यस सर। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया उनमें से, तो वो हाफ फिल्ड होते हैं पी ऑर्बिटल के ना। तो जो ऐसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, वो अपने आगे देखेंगे। सर फिर हम इससे ऐसे भी तो पता लगा सकते हैं कि मतलब जैसे कोई भी एटम है, सबसे पहले तो एस सबसे फिल्ड होता है, मतलब 1s2 2s2 ऐसे ही, हाँ, है ना। इसका मतलब कि 1s2 सबसे न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। है ना। तो मतलब उसकी एनर्जी तो ज्यादा ही होगी, मतलब जो उसकी हाँ, मतलब उसके बीच वन में बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी के बना तो हुआ अपने न्यूक्लियर। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1s में थोड़ा ना निकालेंगे, अपने तो आउटर मोस्ट सेल में से नहीं निकालना मतलब है ना। मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि 1s2 से ही निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो सबसे न्यूक्लियस के पास होगा। हाँ, ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सबसे ज्यादा आयोनाइज एनर्जी किस ऑर्बिट में होती है, मतलब ऑर्बिट में नहीं, इसको अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आगे पढ़ेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, उसके हिसाब से, ऑर्बिट के हिसाब से मत नहीं देखना कि आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही सकते हैं। अब उसमें से ये देखेंगे कि कौन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा नहीं है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है। तो वो अपने कल पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। हाँ जी, तो बाकी सभी अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।